नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 29। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। ये मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं वो आपको करने ही आने चाहिए। और जिस व्यक्ति को डाइस नहीं आता वो भी मैंने इसमें क्लियर करवाया हुआ है। जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें या फिर एंड स्क्रीन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। स्क्रीन पर ही आपके पास लिंक आ जाएंगे मॉक टेस्ट के, आप वहाँ से सभी मॉक टेस्ट को ज़रूर देख लेना। और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एक और बात, आप सभी से मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा कीजिए ताकि मेरा उत्साहन बढ़े और आपके लिए मैं इसी प्रकार से अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड करता रहूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर डाइस का। अब डाइस होता क्या है? डाइस होता है, देखो हिंदी में उसे पासा कहते हैं। ये आयत और वर्ग से मिलकर होता है, इसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं। ये डाइस आपका दो प्रकार का होता है। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहूँगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद डाइस के क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। जहाँ आपके 2 घंटे का ये लेक्चर होता है, मैं आपको सिर्फ 4 से 5 मिनट में पूरा डाइस क्लियर करवा दूंगा। तो डाइस होता है आपका दो प्रकार का। एक तो होता है मानक पासा, जिसे क्या कहते हैं, एक होता है आपका मानक पासा जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। एक होता है आपका साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब मानक पासा का क्या मतलब है और साधारण पासे का क्या मतलब है, इसका बस यही डिफरेंस है। जैसे आपके पास कोई पासा दिया गया होगा, जैसे मान लो ये आपके पास कोई पासा दिया गया है, ये आपके पास कोई पासा दिया गया है, यहाँ नंबर लिखे हैं 1 2 3। तो जब भी इन नंबर का योग करोगे आप आपस में, जैसे 2 से आप 3 का जमा करोगे तो ये बस 7 के बराबर नहीं आना चाहिए। 1 से आप 3 का जमा करोगे, ये 7 के बराबर नहीं आना चाहिए। ये होता है आपका मानक पासा। और जब आपके पास मानक पासा दिया गया होता है, आपसे कहा जाए कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो आपने एक ऐसी संख्या से इसे जमा करना है इस 1 को कि 7 बन जाए। मतलब जो सामने वाले जो अंक हैं, जो सामने वाले नंबर दिए गए हैं, उसका योग करके 7 नहीं आना चाहिए, अपोजिट का आना चाहिए। जैसे अब 1 का अपोजिट इसकी निचली तरफ होगा तो वो ऐसी संख्या होगी जिसको 1 से जमा करने पर 7 आए, तो वो है 6। तो 1 के अपोजिट 6 आ जाएगा। वैसे ही 2 के अपोजिट 5 आ जाएगा, 3 के अपोजिट 4 आ जाएगा। और साधारण पासा इसके बस अपोजिट है, जिसका मतलब है कि इसमें क्या होगा कि जो ये आपस की संख्याएं हैं, जैसे मान लो आपके पास ये कोई डाइस है, इसमें यहाँ पर आ जाएगा 5 2 4। अब देखो इन दो का योग करके तो 6 हो रहा है, लेकिन अगर इन दो का योग करेंगे तो ये 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है आपका साधारण पासा, जिसे हिंदी में कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये दो प्रकार के होते हैं, क्लोज डाइस, ओपन डाइस। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपका ये क्वेश्चन छूटे ना। अब इसकी एक ट्रिक होती है आपकी क्वेश्चन करने की। कितने टाइप में पूछा जाता है ये पूछा जाता है आपके 3 टाइप में, 3 से 4 टाइप में। पहला जो टाइप होता है आपका वो होता है आपका सिंगल डाइस, 2 डाइस, मोर देन 2 डाइस और ओपन डाइस। कंपैरिजन के जरिए यहां पर पूछा जाता है। जैसे मान लो 2 डाइस आपके पास दिए जाएंगे इस प्रकार से, ये आपका मान लो डाइस है 1 2 3, और यहाँ पर है आपके पास एक डाइस इसी प्रकार से दिया गया कुछ और, जिसमें इस प्रकार के नंबर है कि 1 4 5। तो जब भी आपके पास 2 डाइस दिए गए, आपने उसमें ऐसे नंबर ढूंढना है जो बिल्कुल कॉमन हो। तो एक यहाँ भी कॉमन है, एक यहाँ भी कॉमन है। तो अगर आप एक को क्लॉकवाइज घुमा दो, जैसे 1 3 2, क्लॉकवाइज मैंने घुमाया, यहाँ पर भी आपने से क्लॉकवाइज घुमाना है 1 4 5। तो बस जो 2 के अपोजिट 5 आएगा, 3 के अपोजिट 4 आएगा। जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका आप आंसर दे दोगे। अब आपके पास बात करते हैं, अगर आपके पास ये कोई भी अपोजिट ना हो, जैसे मतलब माफ कीजिएगा कोई कॉमन ना हो। मान लो ये आपके पास पासे दिए गए हैं, है ना। आप मेरी ड्राइंग पर ना जाना क्योंकि ड्राइंग मेरी काफ़ी गंदी है। जैसे अब मान लो आपके पास नंबर दिए गए हैं 1 2 3, और दूसरी आपके पास दिए गया है नंबर 4 5 6। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर कोई भी कॉमन अंक नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ देखो, ये स्टैंडर्डाइज है, ये साधारण पासा, ये माफ़ कीजिएगा मानक पासा है। ये मानक पासा कैसे है? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 1 का जमा करने पर या फिर इन 2 का जमा करने पर 7 नहीं आना चाहिए। इन 2 का जमा करने पर देखो 10 आ रहा है, बस 7 नहीं आना चाहिए। तो इसे हम निकाल सकते हैं कैसे कि इस वाली संख्या को ऐसे से जमा करो कि हमारे पास 7 आ जाए, या फिर जैसे 5 को आप कितनों से जमा करोगे कि आपका पास 7 आए, तो 2 से जमा करेंगे, है ना। ये तो हो चुका आपका स्टैंडर्डाइज। अब मान लो नॉन स्टैंडर्ड आपसे पूछा गया होता, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कि 2 5 3, और यहाँ पर है आपके पास 1 6 4। अब आपने यहाँ पर देखा कि ये नॉन स्टैंडर्ड है और यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर 1 का जमा हो रहा है 6 से, तो ये 7 के बराबर आ रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पर आपने देखनी है, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि जैसे आप देखो यहाँ पर जैसे जो 2 है, अब 2 के अपोजिट 3 और 5 तो नहीं आ सकते क्योंकि ये तो सामने वाली फलक पे बैठे हैं, है ना। ये इसके अपोजिट तो नहीं आएगा, इसके निचली साइड तो कुछ ऐसा नंबर आएगा जो यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो वो हो सकता है कि वो आ जाए हमारे पास 1 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है ना। इनमें से कोई एक हमारा आंसर यहाँ पर होगा। यहाँ पर या वाली कंडीशन बनती है। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार हमारे पास तो ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, या फिर आपके पास ये आ जाएगा नन ऑफ दीज।
या फिर कांट बी डिटरमाइन, तो आपका आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन। लेकिन कई बार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आपके पास पूछा जाएगा 2 के अपोजिट क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास 3, 5, 1, 6, 4। अब इनमें से बताइए। अब यहाँ पर नन ऑफ दिस नहीं दिया गया है, तो हमेशा आपने ये मानकर चलना है कि ये पासा इसके अपोजिट आएगा, ये पासा इसके अपोजिट आएगा, और जो सबसे साइड वाला है इसके अपोजिट आएगा। तो 2 के अपोजिट कौन सा आएगा? 1। तो 2 का अपोजिट 1 आएगा, तो ये हमारा यहाँ पर ठीक आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये स्टैंडर्ड वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है। एक स्पेसिफिक वीडियो बनाना मैं इस पर इंपॉर्टेंट नहीं समझता, यही इसके रूल है। अब जैसे कि मैंने आपके पास रूल बताए थे, आपके पास यहाँ पर या तो हो सकता है नंबर दिए गए हो या फिर लेटर दिए गए हो। यहाँ कहा गया है कि विच लेटर विल बी अपोजिट टू लेटर डी, तो डी के अपोजिट यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा? सबसे पहला हमारे पास डाइस दिया गया है AEC। तो कोई ऐसा हमने डब्बा ढूंढना है, ऐसा डाइस ढूंढना है जिसमें इनमें से कोई एक लेटर आ रहा हो, बाकी डिफरेंट हो, मतलब एक हमने कॉमन ढूंढना है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास E यहाँ पर आया है, E यहाँ भी आया है, C यहाँ पर आया है, C यहाँ भी आया, तो इसे हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आ चुका है CBD, तो यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है, बाकी सब अलग अलग हैं। तो यहाँ पर एक हमें कॉमन मिल चुका। इसे क्लॉकवाइज घुमाओ इस प्रकार से, तो CAE, इसे क्लॉकवाइज घुमाओ तो यहाँ पर आ जाएगा CDB। इसे आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, बस फर्क इतना रहेगा कि जब आपने इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो इसे भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। तो डी के अपोजिट कौन सा है यहाँ पर? तो डी के अपोजिट यहाँ पर ए आ चुका, तो ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन ठीक। अब यहाँ कहा गया है कि विच अल्फाबेट विल बी कम ऑन द अपोजिट सरफेस ऑन विच अल्फाबेट एफ अपीयर, मतलब कि एफ के अपोजिट कौन है ये पूछा गया है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 2 हमारे पास कॉमन दिए गए हैं। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि जब 2 कॉमन दिए जाते हैं तब क्या करते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास ये ऑप्शन ना दिए गए होते, हमारे पास ये ऑप्शन दिए गए हैं, 2 यहाँ पर कॉमन दिए गए हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर कॉमन कौन कौन से हैं, सी और ई यहाँ पर कॉमन है। अब एक चीज़ तो हमें पता लग चुका कि ए के अपोजिट कौन आएगा? डी आएगा, क्योंकि यहाँ पर यही एक ऐसा है जो यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो अब ये हो सकता है कि ई और सी, ई और सी, तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं आई होगी? तो ए बी सी डी फिर ई एफ। अब हो सकता है कि एफ यहाँ है, डी यहाँ है। अब ये भी हो सकता है कि डी यहाँ आए और एफ यहाँ आए, है ना। तो 2 कंडीशन यहाँ भी बनती है, यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन होती है या वाली, लेकिन यहाँ पर पहले की तरह नहीं होगा कि आपके पास ये सरफेस है तो यही होगा, ये सरफेस तो यही होगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगता। यहाँ पर आपके पास अगर ऑप्शन में, जैसे मान लो आपके पास दिया गया है ऑप्शन में कि आपने बताना है ई के अपोजिट कौन है, ई के अपोजिट कौन है, माफ कीजिएगा यहाँ पर डी नहीं आएगा, यहाँ पर डी नहीं आया क्योंकि डी तो यहाँ पर इसके अपोजिट है, तो यहाँ पर होगा आपके पास बी, बी या फिर एफ में यहाँ पर कोई एक आएगा, बी या एफ में, ठीक है, बी या एफ में। अब जैसे मान लो आपके पास पूछा गया होता है कि ई के अपोजिट क्या है, तो यहाँ पर तो हमारे पास 2 संख्याएं आ रही है, बी और एफ आ रही है। या तो हो सकता है कि ऑप्शन में आपके पास कुछ इस प्रकार से दिया गया हो, डी फिर ए फिर दिया गया हो बी और सी, तब तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देखो सी तो इसके अपोजिट आएगा नहीं, ए इसके अपोजिट नहीं आएगा, डी के अपोजिट तो ए बैठा है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर इसकी जगह पर एफ दिया गया होता सी की जगह, और एक ऑप्शन तब और दिया जाएगा नन ऑफ दिस का या फिर कांट बी डिटरमाइन, तो कांट बी डिटरमाइन आपका आंसर होगा। या फिर ऑप्शन आपके पास ऐसे दिया जा सकता है बी और ई में से कोई एक, बी और एफ में से कोई एक, तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाता और वाला। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है, तो इसमें पूछा क्या गया है हमसे कि एफ के अपोजिट कौन बैठा है। तो यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो सी कॉमन है, यहाँ भी सी कॉमन है, एक चीज़ कॉमन आ चुकी, तो सी ए ई, इसे हमने क्लॉकवाइज घुमा लिया। अब इसे भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सी डी बी, तो एफ के अपोजिट कौन है? यहाँ पर सी सी दोनों जगह है, मतलब एफ यहाँ पर कहीं एक जगह आएगा, तो एफ के अपोजिट कौन आ गया? सी आ गया। अब मैंने कुछ, तो चलिए बात करते हैं आज के मेन क्वेश्चन की। देखो ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके टफ़ ही क्वेश्चन आएंगे, कभी हो सकता है कि आपके इजी लेवल के क्वेश्चन भी आए। अब टफ़ और इजी क्वेश्चन के, इजी लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं दोनों में वर्डिंग थोड़ी सी अलग इस्तेमाल की जाती है, तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे, और आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि वीडियो पॉज करोगे और 2 से 3 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब पहले तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व छोटा कर लेता हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर विजिबल हो। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उत्तर दें, तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि कुत्तों की 3 नस्ल यानी DOG को बिल्लियों की 3 नस्ल जो कि CAT के सामने उत्तर दिशा की ओर करके 2 पंक्तियों में रखा गया है, दोनों का मुख उत्तर दिशा की ओर किया हुआ है। वे अपने मूल्य के अवरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित है। जैसे मान लो कोई 50 रुपये की वस्तु है, कोई 40 की, कोई 30 की, तो इन्हें इस क्रम में रखा हुआ है बाएं से दाएं की ओर। अवरोही मतलब कि बड़े से छोटा, है ना। अब यहाँ कहा गया है कि जी कुत्ते
की सबसे महंगी नस्ल है, जबकि ए बिल्ली की सबसे सस्ती नस्ल है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेगी क्योंकि दोनों ऊपर उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। अब चाहे कुत्ते को आप ऊपर लिखो चाहे बिल्ली को नीचे लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जी है जो कुत्ते की सबसे महंगी नस्ल है। 3 यहाँ पर ये हमारे पास कुत्ते और बिल्ली है। और ए सबसे सस्ती नस्ल है। अवरोही क्रम में रखने को कहा है तो ए यहाँ पर आ जाएगा, जी यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि सबसे महंगी चीज़, सबसे जो मूल्य में जो बड़ी है वो सबसे आगे आएगी, फिर छोटी, छोटी-छोटी इस प्रकार से। तो यहाँ पर सबसे छोटी तो यहाँ सबसे लास्ट में आई। नीचे कहा गया है कि दोनों को उनकी संबंधित पंक्तियों के छोर पर रखा गया है। तो ठीक है, पंक्ति के छोर पर ये है, ये सामने आएगा कि जो सी है डी के सामने है, ठीक है? जो सी है वो डी के सामने बैठा है, तो इसका मतलब सामने क्या होगा? डी यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा। टी ए का निकटतम स्थान पर नहीं है तो टी यहाँ पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा हो चुका सॉल्व। ईज़ी क्वेश्चन था काफ़ी। अब यहाँ कहा गया है कि कुत्ते की नस्ल के लिए दाएँ से बाएँ सही क्रम क्या है? तो यहाँ कहा गया है दाएँ से बाएँ को कहा गया है। हमने ये अरेंज किया है बाएँ से दाएँ को, है ना? हमने बाएँ से दाएँ को कहा है तो यहाँ कहा है दाएँ से बाएँ को, तो ओडीजी, तो ओडीजी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओडीजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसे भी आपने इसी कम समय में करना है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ कहा गया है कि 6 दोस्त हैं ए, बी, सी, डी और एफ एक 6 मंजिला इमारतों पर रहते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में हो। पहले तल को संख्या 1, दूसरे तल को संख्या 2 और इसी तरह से सबसे ऊपरी तल को संख्या 6 बताया गया है। मतलब यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 5, 4, 3, 2, 1 इस प्रकार की हमारे पास संख्या यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ये हम यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ के लिए बना लेंगे क्योंकि हमने सीखा है कि पॉसिबिलिटीज़ बनानी ज़रूरी है इस प्रकार के क्वेश्चन में, जिससे कि हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान लगे। ये हमने पॉसिबिलिटीज़ बना ली है इसकी, है ना? ये हमने पॉसिबिलिटीज़ बना ली। अब यहाँ कहा गया है कि एफ सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, तो एफ सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, ये हमने मान लिया। केवल 3 व्यक्ति सी और एफ के बीच में रहते हैं, तो 1, 2, 3 तो सी कहाँ आ जाएगा? सी यहाँ आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आगे कहा गया है केवल 2 व्यक्ति ई और डी के बीच में रहते हैं, तो ई अगर यहाँ आया तो 1, 2 डी यहाँ आना चाहिए था, ऐसा तो होगा नहीं। अगर हम ई को यहाँ मानेंगे तो डी यहाँ आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ई यहाँ ऊपर आए, हो सकता है डी यहाँ आए, ई यहाँ आए, है ना? तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हम मानकर चलेंगे। तो पॉसिबिलिटीज़ मानकर चलेंगे मैं यहाँ पर कि डी मेरा यहाँ पर है और ई मेरा यहाँ पर है। दूसरी पॉसिबिलिटी में मैं ये मानकर चलता हूँ कि यहाँ मेरा ई है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। ए और बी के बीच रहने वाली व्यक्तियों की संख्या सी और डी के बीच रहने वाली व्यक्तियों की संख्याओं के बराबर है। मतलब ए डी के बीच जितने व्यक्ति हैं उतने ही ए और बी के बीच जितने व्यक्ति उतने ही सी और डी के बीच में है। तो यहाँ आप देखोगे सी और डी के बीच में है एक व्यक्ति, तो ए और बी के बीच में भी एक ही व्यक्ति आएगा। इसका मतलब ये यहाँ पर ठीक हो चुका। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि ए और बी के बीच में जितने व्यक्ति हैं उतने ही व्यक्ति सी और डी के बीच में है। तो सी और डी के बीच में व्यक्ति यहाँ पर एक था, है ना? तो इसी प्रकार से हमने ए को यहाँ बिठाया और बी को यहाँ बिठाया क्योंकि इन दो के बीच में भी व्यक्ति एक है। अब इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को किया जाए तो यहाँ पर व्यक्ति 0 है, तो ए और बी के बीच में भी 0 आने चाहिए। मतलब उनके लिए ऐसे 2 प्रकार के खाने खुले रहने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो है नहीं। इसका मतलब ये कंडीशन हो चुकी गलत हमारी। अब आगे कहा गया है, अब एक और बात, अब ज़रूरी नहीं कि ए यहाँ आए, हो सकता है कि बी यहाँ आए और ए यहाँ नीचे आए, ऐसा भी तो हो सकता है। आगे कहा गया है केवल 2 व्यक्ति बी और सी के बीच में रहते हैं। बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो 1, 2 तो यहाँ पर 2 व्यक्ति आ रहे हैं। ये कब होगा? ये तब होगा जब हमारा बी कहाँ आ जाएगा? बी जब ऊपर आएगा और ए जब नीचे आएगा, तो ही ये होगा कि बी और सी के बीच में कितने हैं? 2 व्यक्ति हैं, है ना? तो ये क्वेश्चन हो चुका हमारा पूरा सॉल्व। क्वेश्चन में अब क्या कहा जा सकता है? क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सबसे निचले तल पर कौन रहता है? तो यहाँ पर एक ऑप्शन मैं दे देता हूँ ई, तो सबसे निचले तल पर हमारा ई रहता है। तो इस प्रकार से ये कुछ आज के क्वेश्चन थे, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी आपके इंक्लूड करने ज़रूरी है। जितने टफ क्वेश्चन ज़रूरी इंक्लूड करने उतने ही ज़रूरी इजी क्वेश्चन भी। तो ये थी आज की वीडियो और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो ये सभी एफर्ट्स आपके लिए मैं कर रहा हूँ, तो आपका भी ये छोटा सा फ़र्ज़ बनता है कि आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। अब कल की मैंने साइंस की वीडियो इसलिए अपलोड नहीं की क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार हूँ। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगा तो मैंने सोचा है आपके लिए जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसकी कोचिंग क्लासेस मैं फिर से शुरू कर दूँगा, उसकी फ्री सीरीज़ मैं शुरू कर दूँगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की भी सीरीज़ मैं शुरू करने वाला हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना ताकि फ्री पीडीएफ आपको वहाँ से प्रोवाइड हो सके। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को शेयर आपने ज़रूर करना है।